हम लोगों ने बहुत सारी अभिक्रियाएं अभी तक करवाई। हर अभिक्रिया में हम लोगों को एक उत्पाद देखने को मिल रहा था जो हम लोग बार बार बोल रहे थे लवण है लवण है लवण है। मैंने बताया उदासीन पदार्थ होता है लवण, तो उसी लवण को थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। लवण यानी कि सॉल्ट्स। क्या होते हैं लवण? लवण अम्ल एवं क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया का आयनिक उत्पाद है। लवण क्या होता है? कभी भी क्षारक और अम्ल को आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कराया जाता है तो जो हमें उत्पाद मिलता है उसको हम लवण कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। लेकिन ये लवण 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कैसे होते हैं तीनों देखते हैं। सबसे पहला होता है हमारा अम्लीय लवण, एसिडिक सॉल्ट। दूसरा होता है हमारा क्षारकीय लवण, बेसिक सॉल्ट्स। तीसरा होता है हमारा उदासीन लवण, न्यूट्रल सॉल्ट्स। इन तीनों को थोड़ा ढंग से देख लेते हैं। अम्लीय लवण प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के आपसी अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। अम्लीय लवण का एग्जाम्पल है NH4Cl। HCl और NH4OH को कभी भी रिएक्ट करवाएंगे तो जो हमें सॉल्ट मिलेगा वह हमारा अम्लीय लवण होगा और साथ में पानी मिलेगा। अब मेन बात है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि क्या होता है आपका, जितने भी हमारे लवण होते हैं सारे उदासीन पदार्थ होते हैं, ना तो अम्ल होंगे ना ही क्षार होंगे। फिर हम यहाँ बात कर रहे हैं अम्लीय लवण होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी भी जब दो आपका एक क्षार और एक अम्ल रिएक्ट करता है तो मान लेते हैं अम्ल जो है बहुत ज्यादा प्रबल है और क्षार जो है बहुत ज्यादा दुर्बल है, तो दोनों कभी भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्षार का प्रभाव कम रह जाता है, अम्ल का प्रभाव ज्यादा आ जाता है, जिसके कारण जो हम लोगों को लवण मिलता है उसमें किसका प्रभाव होता है? अम्ल का प्रभाव होता है। इसको एक तरीके से समझते हैं। आपकी क्लास में 2 लड़के हैं, एक है अम्ल एक है क्षार। दोनों के बीच में कहा सुनी होगी, दोनों लड़ाई करने पे उतारू हो गए। अम्ल जो है बहुत ताकतवर बच्चा है, क्षार जो है कमजोर बच्चा है, दोनों में लड़ाई होगी। दोनों में जब लड़ाई होगी तो साफ सीधी बात है, जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो सीधा निकल कर आएगा कि अम्ल ने क्षार को मारा। इसका मतलब किसका प्रभाव ज्यादा पड़ा? अम्ल का प्रभाव ज्यादा पड़ा क्षार के ऊपर। तो जो रिजल्ट तो हमें मिला, उत्पाद तो हमें मिला, लेकिन उस उत्पाद पे कौन प्रभावी रहा? आपका अम्ल प्रभावी रहा। तो इसी प्रकार से कभी भी एक प्रबल अम्ल, कभी भी एक आपका नॉर्मल क्षार के साथ या फिर आपका दुर्बल क्षार के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा हम लोगों को जो मिलेगा उत्पाद वो हमेशा एक अम्लीय लवण होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। तो NH4Cl भी क्या है? एक एसिडिक सॉल्ट है। दूसरे होते हैं हमारे क्षारकीय लवण, ये उससे बिल्कुल उल्टा होगा। क्षारकीय लवण प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल की आपसी अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। क्षारकीय लवण का एग्जाम्पल कौन है? NaC2H3O2। अब ये कैसे बना? 2 बच्चे हैं, क्लास में लड़ाई हो रही है, अम्ल जो है वह दुर्बल है, क्षारक जो है वह प्रबल है, दोनों के बीच में लड़ाई होगी, दोनों का रिजल्ट दोबारा से निकल कर आएगा। लेकिन अब की बार क्योंकि क्षारक जो होता वह प्रबल था और अम्ल जो था वो आपका दुर्बल था, तो जो लड़ाई होगी उसमें प्रभाव किसका ज्यादा रहेगा? क्षारक का ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब आपका जो सॉल्ट हमें मिलेगा वह कैसा सॉल्ट होगा? क्षारकीय सॉल्ट होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं बेसिक सॉल्ट होगा। तीसरा होता है हमारा उदासीन लवण। उदासीन लवण मतलब ना तो ये क्षार है ना ही ये अम्ल है। ये कब होता है? उदासीन लवण प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के आपसी अभिक्रिया से प्राप्त होता है। कभी भी जब एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षारक के साथ रिएक्ट करेगा, आपस में अभिक्रिया करेंगे, दोनों ताकतवर है, ये भी और ये भी, दोनों बराबर मारेंगे, ये भी बराबर घूसे मारेगा, ये भी बराबर घूसे मारेगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ना तो हम लोग ये कह सकते इसने ज्यादा मारा, ना ही ये कह सकते इसने ज्यादा मारा। तो कभी भी एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षारक आपस में रिएक्ट कर देंगे, या दुर्बल नहीं या प्रबल होगा, तो कभी भी हम लोग ऐसे रिएक्ट करवा देंगे तो आप क्या होगा, जो हम लोग को जो हम लोग को लवण मिल रहा होगा, जो हमें सॉल्ट मिल रहा होगा, जैसे NaCl यहाँ दिया गया है, वह कैसा सॉल्ट होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा, उदासीन लवण होगा। एक और बात याद रखिएगा, बच्चे सोचते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है हमारे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की जगह पर अगर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक होंगे तो भी ये रिएक्शन होनी चाहिए, उदासीन लवण होना चाहिए। जी नहीं, कोई अभिक्रिया ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों ही दुर्बल है, ये भी दुर्बल है और ये भी दुर्बल है। अब ऐसे केस में जब दोनों ही बच्चे दुर्बल होंगे, ये बोलेगा तू मार, ये बोलेगा तू मार, लड़ाई हो ही नहीं पाएगी, अभिक्रिया हो ही नहीं पाएगी, तो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो लवण होते हैं वैसे तो उदासीन पदार्थ होते हैं, फिर भी ये 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, उदासीन लवण। समझ आ गया होगा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। क्या कि अम्ल और क्षारक को हम किसी भी जलीय विलयन में मिलाएंगे तो क्या होगा? एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। जल की उपस्थिति में अम्ल H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। कभी भी अगर हम लोग किसी भी अम्ल को पानी में मिला देंगे तो वह H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करेगा। कैसे? ये देखिए, HCl है, एक अम्ल है, इसको जब हम पानी में मिलाएंगे तो ये H3O पॉजिटिव कह लीजिए चाहे H पॉजिटिव कह लीजिए, बात एक ही होती है, उत्पन्न करता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि H पॉजिटिव आयन, H3O पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ये जो H पॉजिटिव आयन होते हैं किसके रूप में पाए जाते हैं? H3O पॉजिटिव के रूप में। क्यों? क्योंकि जो H पॉजिटिव होता है, HCl और H2O ने जब रिएक्ट करा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, क्लोरीन
अलग हो जाएगा, उसके वजह से H पॉजिटिव जो है बाहर निकल जाएगा। अब क्या है, पानी का विलयन है, आपका जलीय विलयन है। जलीय विलयन का मतलब क्या है, उसके अंदर H2O होंगे। अब वो H पॉजिटिव जब इस H2O के साथ रिएक्ट कर लेगा, जब H पॉजिटिव ने H2O के साथ रिएक्ट कर लिया तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, H3O पॉजिटिव मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जल की उपस्थिति में अम्ल H पॉजिटिव आयंस उत्पन्न करते हैं। अब H पॉजिटिव बोल लीजिए चाहे H3O पॉजिटिव बोल लीजिए, इन H3O पॉजिटिव को हाइड्रोनियम आयन भी बोला जाता है। बात एक ही होती है। क्यों बात एक ही होती है? क्योंकि कभी भी किसी भी अम्ल को अगर हम पानी में मिलाएंगे वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा, वो H पॉजिटिव जाएगा H2O के साथ रिएक्ट कर लेगा और H3O पॉजिटिव बना लेगा। तो इस प्रकार से कभी भी जल की उपस्थिति में आपका क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन मिलेगा। जल की उपस्थिति में क्षारक OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। जो अम्ल थे वो H पॉजिटिव आयन उत्पन्न कर रहे थे, ये OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। देखते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने जल में मिलाया। जल में मिलाने के बाद ये Na+ और OH नेगेटिव में टूट जाएगा, Na+ और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने जल में मिलाया, ये Mg2+ और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। तो अम्ल H पॉजिटिव आयन देंगे, क्षारक OH नेगेटिव आयंस देंगे। और कभी भी दोनों को एक साथ मिला दिया जाएगा तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। सॉल्ट और वाटर क्यों मिलता है? क्योंकि H का मतलब है, कोई भी आप एसिड उठा के देख लीजिए, हर किसी के शुरुआत में हाइड्रोजन होगा। X का मतलब है कोई भी अधातु, M का मतलब है कोई भी धातु या फिर मेटल, और पीछे उसके हमेशा OH लग रहा होगा एक क्षार के अंदर। तो ये M और X आपस में एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर जाते हैं और एक लवण बना देते हैं MX, और ये OH और ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, पानी बना देते हैं। इसी वजह से उदासीनीकरण रिएक्शन में किसी भी प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही होती है, हम लोगों को क्या मिल रहा होता है, सॉल्ट मिल रहा होता है, जो कि ऐसे बनता है मेटल और नॉन मेटल के मिलने की वजह से, और वाटर मिल रहा होता है जो किस वजह से बनता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के मिलने की वजह से। हमारा अगला टॉपिक है तनुकरण या फिर डाइल्यूशन। हम लोग अम्ल और क्षारक को पानी में मिला रहे थे, तो कभी भी अम्ल या फिर क्षारक को हम पानी में मिलाते हैं तो हम उसे तनुकृत कर रहे होते हैं। अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है, इसे ही तनुकरण कहते हैं। इससे अम्ल या क्षार तनुकृत हो जाते हैं। मतलब क्या है इसका, कि हमने पानी मिला रहे हैं हम लोग किसमें, किसी भी क्षार में या फिर किसी भी अम्ल में। उससे क्या होता है, कभी भी किसी भी क्षार या फिर अम्ल में जब हम पानी मिलाते हैं तो उसकी जो मात्रा होती है H3O पॉजिटिव की या फिर OH नेगेटिव की, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी तो इनकी मात्रा खुद पर खुद क्या होती जाएगी, प्रति इकाई कम होती जाएगी। इसका मतलब है हमारे पतले होते जाएंगे, फिर हम कह सकते हैं तनुकृत होते जाएंगे। तो किसी भी अम्ल या फिर क्षार में पानी मिलाने को हम लोग तनुकरण कहते हैं। तनुकरण मतलब डाइल्यूशन, हम लोग उसको पतला करते जा रहे हैं, उसकी मात्रा या फिर सांद्रता कम करते जा रहे हैं। तो इसी के बेसिस पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होते हैं। वे अम्ल जो अधिक संख्या में H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं, वे अम्ल जिनको पानी में मिलाया जाए तो बहुत बड़े अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस दें, वे प्रबल अम्ल होते हैं। वे अम्ल जो कम संख्या में H पॉजिटिव आयंस उत्पन्न करते हैं, वे आपका दुर्बल अम्ल होते हैं। प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, जिस विलयन में OH नेगेटिव आयन अधिक संख्या में होते हैं उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। हमने पानी में मिलाया क्षारक को और बहुत बड़ी मात्रा में OH नेगेटिव आयंस उत्पन्न हुए तो प्रबल क्षारक है वो। दुर्बल क्षारक, हमने उसी क्या कहते हैं विलयन में मिलाया किसको, क्षारक को, और हम लोगों को जो मात्रा मिली OH नेगेटिव आयंस की वो बहुत कम थी। इसका मतलब है कैसे क्षारक है, दुर्बल क्षारक है। तो इस तरीके से प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक होते हैं। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल या क्षारक में, और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। हम लोग जल तो मिला रहे हैं अम्ल या क्षारक में, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अम्ल या फिर क्षारक में, कभी अम्ल या फिर क्षारक में, ये देखिए यहाँ पानी मिला रहे हैं हम लोग, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। आपके सामने एसिड रखा है या फिर बेस रखा है, आप उसके अंदर पानी मिला रहे हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस वजह से हमेशा कभी भी आप मिला रहे हैं जल और पानी, जल या फिर और अम्ल को या फिर क्षारक को, हमेशा अम्ल और क्षारक को जल में मिलाइए, ना कि जल को अम्ल या क्षारक में, और उसे लगातार हिलाते रहिए साथ के साथ, ताकि जो रिएक्शन है वो, आपकी जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी ना हो जाए। बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होगी तो क्या होगा देखते हैं। जो अभिक्रिया होती है बहुत ज्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो इसी वजह से जल को अम्ल या क्षारक में डालने से क्या होता है,
सांद्र अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण असंतुलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। कभी भी आप अगर जल मिलाएंगे किसी भी सांद्र अम्ल में या फिर सांद्र क्षारक में, तो क्या होगा, जो मिश्रण होगा वह असंतुलित हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा बहुत ज्यादा, और वो बाहर आ जाएगा निकल के, जिसकी वजह से अम्ल की वजह से या फिर क्षारक की वजह से आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट भी सकता है। साथ में यह भी हो सकता है कि इतना ज्यादा ताप उत्पन्न हो जाए, क्योंकि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, तो इतना ज्यादा ताप उत्पन्न हो जाए कि जो आपका कांच का जिसके अंदर आपने रख रखा था अम्ल को या फिर क्षारक को, जो पात्र भी था, जो कंटेनर था, वह आपका किसी तरीके से फट जाए, ब्लास्ट हो जाए। तो कभी भी याद रखिएगा, इसी कारणवश हम लोगों का जल को कभी भी अम्ल में या फिर क्षारक में मिलाना नहीं चाहिए। हमेशा अम्ल या फिर क्षारक को किस में मिलाना चाहिए, जल में मिलाना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन जो होती है बहुत ज्यादा ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन होती है, और जिसके कारण आपको चोट आ सकती है, आप जल सकते हैं, बहुत सारे इसके नुकसान होते हैं। अम्ल और क्षारक हम लोग बात कर रहे हैं। अम्ल और क्षारक बिल्कुल विभिन्न एक दूसरे से पदार्थ होते हैं, उसके बावजूद इनमें कुछ समानताएं होती हैं। अम्लों व क्षारकों में समानताएं, सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, क्षार OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। हमने देख लिया कि कभी भी जल में मिलाए जाने पर जो अम्ल होते हैं वे H+ आयन उत्पन्न करते हैं और क्षार OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल व क्षार के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि दोनों ही जल विलयन में अपघटित हो जाते हैं और आयन मुक्त करते हैं। ये मुक्त आयन विद्युत का चालन करते हैं। अम्ल व क्षार के जो जलीय विलयन है, जो एक्वस सोल्यूशन है, जो वाटर सोल्यूशन है, वो क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। ये इन दोनों में समानताएं होती है। क्या समानता होती है दोनों में, कि अम्ल और आपका क्षार दोनों को अगर हम लोग विलयन की बात करें, दोनों के वाटर सोल्यूशन की बात करें, दोनों ही आयंस रिलीज करेंगे। ये H+ आयन रिलीज करेगा, OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। और जब आयंस रिलीज हो गए, हम सबको पता है आयंस किस काम आते हैं, किसी भी विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह चालन करने के लिए आयंस काम आते हैं। तो इसी के कारणवश अगर हम लोग दो तार लेते हैं और उसमें डाल देते हैं अम्ल में या फिर क्षार में, वो क्या करेंगे, आपका विद्युत का चालन करेंगे, विद्युत का प्रवाह होने देंगे। ये इन दोनों में समानताएं होती हैं। एक बात जो याद रखने की है कि अम्ल और क्षारक अपनी ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उस जगह पर मुक्त आयन नहीं होते। मुक्त आयन कहाँ होंगे, खाली जलीय विलयन में होंगे, वाटर सोल्यूशन में होंगे। कभी भी अम्ल या फिर क्षारक पाउडर फॉर्म में है, आपको कोई पाउडर फॉर्म दे देता है और आप उसके ऊपर तार लगाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो करंट को फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास मुक्त आयन नहीं होते, जो कि जलीय विलयन में होते हैं। तो इस कारणवश हम लोग कह सकते हैं कि अम्ल एवं क्षार में क्या समानता होती है। इनमें समानता ये होती है कि दोनों ही जलीय विलयन में अपघटित हो जाते हैं, आयन मुक्त करते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो यह तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH नेगेटिव में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। अम्ल या क्षारक को हम लोग किस में मिला रहे हैं, जल में मिला रहे हैं। ये हमने पहले भी बात कर ली। जल में मिलाने पर जल की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो H3O+ और OH नेगेटिव आयंस की जो मात्रा होगी धीरे धीरे प्रति इकाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसकी सांद्रता कम होती जाएगी और ये तनुकृत होता जाएगा। तो समझ आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। हमने क्षार तथा अम्ल को जांचने के लिए सूचक के बारे में पढ़ा था। ज्यादातर सूचक खाली यह बता रहे थे कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है, लेकिन हमने एक सूचक के बारे में पढ़ा था, सार्वत्रिक सूचक के बारे में, जो कि उसकी प्रबलता बता रहा था। तो कैसे प्रबलता बताते हैं उसी को जानते हैं। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH नेगेटिव आयन की संख्या पर निर्भर करता है। किसी भी क्षार या फिर अम्ल की जो प्रबलता होगी, क्षार जो है OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं और जो आपका अम्ल होते हैं H+ आयन उत्पन्न करते हैं, तो इनकी जो प्रबलता होगी वह इस चीज पर डिपेंड करेगी कि जो आयन है उनकी संख्या क्या है। जितनी ज्यादा संख्या होगी उतने ही ज्यादा प्रबल क्षारक या फिर आपका अम्ल होंगे। इसी के लिए पीएच स्केल एक आपका सार्वत्रिक सूचक है जिसको बनाया गया है। यह एक प्रकार का सार्वत्रिक सूचक होता है जो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए विकसित किया गया है। इस स्केल को ही पीएच स्केल कहते हैं। ये पीएच स्केल जो है एक प्रकार का सार्वत्रिक सूचक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जो किस हिसाब से काम करता है, काम करता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऊपर। किसी भी विलयन के अंदर जो भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी उसके ऊपर कार्य करता है कि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है या फिर जितनी कम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, या उसी प्रकार से नंबर देता है। कैसे नंबर देता है, इस स्केल में 1 से 14 तक अंक अंकित रहते हैं जो किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता और दुर्बलता के साथ साथ उनके मान को बताता है।
इसके ऊपर ये जो आपका पूरे के पूरी जो पट्टी होती है, जो पूरा स्केल होता है, इसके ऊपर 1 से लेकर 14 तक कुछ इस प्रकार से 1 से लेकर 14 तक आपका अंक जो होते हैं वो लिखे होते हैं, जिससे हम लोगों को पता चलता है, जिस तरीके का अंक हम लोगों को मिल रहा होता है कि उससे हम लोगों को यह पता चलता है कि किस प्रकार का अम्ल है, किस प्रकार का क्षारक है। ये काम कैसे करता है? काम करता है हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता के ऊपर। देखिए जैसे यहाँ जो है हाइड्रोजन आयंस की जब हम लोग बात करते हैं शुरुआत में, जब स्केल शुरू होता है, शुरू कहाँ से होता है? 0 से शुरू होगा या फिर 1 से शुरू होगा। तो जब स्केल शुरू होगा तो स्केल के शुरू होने पर H पॉजिटिव आयंस की सांद्रता सबसे ज्यादा है। इसका मतलब शुरुआत की जो भी वैल्यू होगी वो उस तरीके के पदार्थ के लिए होगी जिसमें H पॉजिटिव आयंस की सांद्रता बहुत ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं इस स्केल के ऊपर, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता कम होती जाएगी और किसी भी पदार्थ में H पॉजिटिव आयंस की सांद्रता कम होती जा रही है। इसका मतलब कौन सा आयंस की सांद्रता बढ़ेगी? OH नेगेटिव आयंस की। तो OH नेगेटिव आयंस की सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से H पॉजिटिव आयंस की सांद्रता के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर कि कितनी H पॉजिटिव आयंस की मात्रा है, ये pH स्केल काम करता है और इसी प्रकार से हमको देता है कि हम लोगों को जो पदार्थ दिया गया है वह आपका अम्ल है या फिर आपका क्षार है।